फेडरल सिस्टम। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है, ये पहले हमने क्या कंप्लीट किया? पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब हम करेंगे फेडरल सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संघीय व्यवस्था। जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते थे, ठीक है, तो उसमें 3 इंस्टीट्यूशंस थे आपके। कौन से थे? हाँ, विधायिका जिसे बोलते हैं लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका ज्यूडिशरी। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से एलेबोरेट किया था पिछले टॉपिक्स में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इन दोनों में जो रिलेशन होता है लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव में, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका और कार्यपालिका में, ठीक है, जो रिलेशंस होते हैं उनके ही बेसिस पे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय प्रणाली है और अध्यक्षीय प्रणाली है जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम। तो ये किस बेसिस पे पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट्स होती हैं, सरकारें होती हैं। कौन सी सरकार? एक होती है हमारी नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें जो म्यूचुअल रिलेशन होता है, ठीक है, उसी बेसिस पर ये तो सिस्टम आते हैं फेडरल एंड यूनिटरी, यानी कि संघीय और एकात्मक। ठीक है, पहले हमारा क्या था? इन दोनों में रिलेशन था, एल और ई में। अब हमारा रिलेशन किस में है? नेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये डिवीजन है। तो मैं आपको ब्रीफली इसके डिफरेंसेस लिखवाती हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया था पहले। ठीक है, तो एक साइड में डालती हूँ, पहले लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, पहला है हमारा फेडरल। इसको बोलते हैं हम लोग संघात्मक। ठीक है, सेकंड है हमारा यूनिटरी। इसको बोलते हैं हम एकात्मक। ठीक है, तो मुझे बताइए कि फेडरल यानी कि संघात्मक और एकात्मक किस बेसिस पर डिवाइड हुए हैं? कोई बताए मुझे? ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यही तो है। आप लोग अटेंटिवली नहीं सुन रहे हैं क्या? आएगा समझ में। अभी फर्स्ट टाइम जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, इसी क्लास में आएगा। बट इस स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है बताइए? उत्तर प्रदेश में कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे कौन है? हाँ, और सेंटर में कौन है? सेंटर में किसी गवर्नमेंट है जो यूनियन गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, वो है, वो भी बीजेपी की पार्टी की है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा आपकी केंद्रीय सरकार में और राष्ट्रीय सरकार में, इन्हीं आपस में जो रिलेशन होगा उसी बेसिस पर 2 सिस्टम है ये। ठीक है, अब क्लियर है?
ठीक है। तो फेडरल का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन होम, किसमें, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट्स और रीजनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। नाम वही हैं, आप ये समझिए सिनोनिम्स है, सेंट्रल है, नेशनल है, यूनियन है, ठीक है, ये सेम चीज़ है। बता रही हूँ, ठीक है। स्टेट क्या है, इसको बोलते हैं हम रीजनल गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कि क्षेत्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार। अच्छा, क्षेत्रीय और राजकीय एक हैं, केंद्रीय और यूनियन, नेशनल, ये सब एक है, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। समझ रहे हो ये बात? आपकी जो नेशनल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। वो आपका फेडरल सिस्टम है, संघात्मक, ठीक है, क्लियर है। उसमें क्या है, यूनिटरी में क्या होगा, हाँ, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं है, ठीक है। जो जितनी भी पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्रीय सरकार के पास है। वो है आपका एकात्मक व्यवस्था, ठीक है, एकात्मक सरकार। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? तो फर्स्ट लिखिए आप लोग, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो मैंने आपको नोट डाउन करवाया है सेम वही है, ठीक है। इसका एकात्मक का क्या लिखेंगे आप लोग, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, उसमें नोट डाउन कीजिए। इसके जस्ट ऑपोजिट फर्स्ट पॉइंट में समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे नो डिवीजन ऑफ पावर्स, no division of powers between national and state government, ठीक है। all powers vested in national governments, नेशनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। दूसरा लिखें डुअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार,
किस में लिखेंगे? फेडरल में, संघीय में। यानी कि दोहरी सरकार कैसी? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट लिखेंगे हम लोग, दोहरी सरकार। कौन सी है? राष्ट्रीय, नेशनल और क्षेत्रीय। हाँ, और क्षेत्रीय, रीजनल। ठीक है, इसके ऑपोजिट में क्या आएगा? जब सारी पावर्स आपकी केंद्रीय सरकार के पास है, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी कैसी होगी? सिंगल गवर्नमेंट होगी। तो जब पावर्स आपकी केंद्र सरकार के पास है तो सरकार भी, केंद्र सरकार की जो एक गवर्नमेंट है वो चलेगी, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो स्टेट्स में अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स बना सकती है। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई इसको ऑटोनॉमी नहीं है, ना ही कोई, जैसे कि हमारी दो सरकारें चलती हैं जो सिमिलरली चलती हैं। ठीक है, यूनिटी सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट करेगा, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो एक तो इलेक्टेड होता है, एक अपॉइंटमेंट, यानी कि एक हम सीधा चुनाव करते हैं और दूसरी हम नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में देखिए, लोकसभा में देखिए, जो मेंबर्स होते हैं कुछ होते हैं आपके इलेक्टेड, जिनका इलेक्शंस होता है, और कुछ होते हैं आपके नॉमिनेटेड, जिनका हम नामांकन करते हैं। तो जिसका नॉमिनेशन होता है वो हम डायरेक्ट करते हैं, वो इलेक्शन तो लड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों इलेक्टेड हैं, समझ रहे हो? जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है और क्षेत्रीय सरकार है, ये आपके दोनों इलेक्टेड है, बट यहाँ पे सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट ही इलेक्टेड है। ठीक है, उस साइड लिखें एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंगल गवर्नमेंट। लिखा कितना लिखा हुआ है उसमें? जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, लिखो इसको। इसको हिंदी में ही रहने दो, थोड़ा आप लोगों को लिए ज़्यादा ईज पड़ेगा। मतलब एक्सप्लेन तो समझ में तो आ रहा है ठीक से? हाँ। मैं तो इसलिए लिखवा रही हूँ, जो लोग आप लोग हिंदी में लिखते हो और इंग्लिश में भी समझ लेते हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, जब एग्ज़ाम में कोई अगर एरर होता है तो आप इंग्लिश देख लेते हो उसकी, तो आपको समझ में आ जाता है हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर इसका लिखें आप लोग लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे आप? एकात्मक में यहाँ पे रिटन भी हो सकता है, हाँ लिखित भी हो सकता है, और अलिखित भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। ठीक है, अनरिटन कहाँ है बताइए मुझे आयशा, सृष्टि? अनरिटन, अलिखित संविधान कहाँ है? बहुत अच्छा। रिटन कहाँ पे है? भारत में, अमेरिका में। हाँ, यूएस में है, इंडिया में है, फ्रांस में भी है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ब्रिटेन, इंडिया को फ्रीडम किससे मिली है? ब्रिटिशर से, ठीक है। और रिटन कहाँ पे है? फ्रांस में है, हाँ, भारत में है और यूएस में है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इंडिया, ठीक है। समझ में आई ये पॉइंट्स? कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो। बताइए, डाउट है कुछ किसी पॉइंट में? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। संघीय व्यवस्था में आपका संविधान सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी में लिखें आप, संविधान की सर्वोच्चता। बताइए, इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं? सभी बताओ। अच्छा, वोटिंग करो, किसको हिंदी में चाहिए? नहीं, आप हिंदी में बोलती जाओ, हम लोग लिख लेंगे, आप इंग्लिश में लिखो। ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों की इंग्लिश वोकैब भी होती जाएगी साथ साथ। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ कहाँ है ये? एग्जाम्पल बताएं मुझे कोई। भारत में, अमेरिका में, इंडिया, बहुत बढ़िया। यूएसए, इंडिया, और एकात्मक की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। तो लिखती हूँ मे बी सुप्रीम और नॉट, ठीक है। जहाँ पे सुप्रीम नहीं होगा तो वहाँ पे क्या सुप्रीम है? पार्लियामेंट। ब्रिटेन में सर्वोच्चता किसकी है? संसद की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ब्रिटेन में नहीं है, तो ये आपका कहाँ पे है? ब्रिटेन। ये पॉइंट लिख लिया आपने, ठीक है। और अगर हम जापान की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम है, जापान में क्या है? सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस में भी है और इंडिया में भी है, ठीक है। और इंडिया का अगर हम बोले, स्पेशली इंडिया का केस जो है, यहाँ पे मिक्स है, फेडरल फीचर्स भी हैं, आपके यूनिटरी फीचर्स भी हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, मिक्सचर ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी। यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है, और पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, बट वो एक साथ कोऑपरेशन में काम करते हैं और कोई किसी इंस्टीट्यूशन में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, ठीक है। सब अपना अपना काम करते हैं और एक कोऑपरेशन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जापान भी लिख सकते हैं। जापान में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और संसद कहाँ सुप्रीम है? ब्रिटेन। समझ में आया? हाँ, संविधान मैंने शॉर्ट में लिखिया, मे बी सुप्रीम, चलो लिख देती हूँ मैं, मे बी सुप्रीम, ठीक है। और मे नॉट बी, दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं।
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कहाँ है आपका? जापान में। और ब्रिटेन कहाँ पे? ब्रिटेन में संसद सुप्रीम है। ठीक है, और संविधान कैसा होता है फेडरल में? रिजिड। रिजिड, रिजिड का मतलब है कठोर। किस वे में कठोर? मतलब ऐसे पेपर्स में लिखा है कि उसे फाड़ नहीं सकते। नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? रूल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग। कैसे रूल्स के अकॉर्डिंग? अगर कोई रूल्स बनाया है तो उसको फॉलो करना। अच्छा, कोई रूल्स बनाया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका कठोर संविधान है। सबका आंसर यही है। हम कठोर भी और लचीला और डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा, डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट मुझे मिले हैं। और बताएं। या प्रियंका तो संविधान को सब लोग से है। प्रियंका के अकॉर्डिंग सारे काम। आपका क्लियर ही नहीं है पॉइंट, क्या कहना चाहते हो? Yes, sir. क्या मतलब है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या मतलब है? कठोर संविधान से क्या अर्थ है? मतलब हम जैसे जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है वो मतलब जिसमें हम स्वतंत्रता है हमें, तो वो मतलब कठोर है। मतलब न्याय की क्या जांच है? होना चाहिए। डिसिप्लिन रहेगा तो लोग अच्छे से करेंगे। नहीं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपकी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में कि अमेंडमेंट करना बहुत हार्ड है। आसानी से संविधान संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, ये रिजिडिटी का मतलब है, कठोर संविधान। ठीक है, और यूनिटरी में क्या है? पहले इसको थोड़ा हाँ, जैसे कि संविधान संशोधन करना है। ठीक है, कोई बिल है या कोई ऐसा रूल है जो समय के साथ में आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है। ठीक है, अब हमें उसे नया करना है, या हमें कोई पार्ट को पलटना है, या कोई फीचर्स है, लॉ हटाना है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी बताओ क्या था पहले? अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। क्या था? ये था पर आज से हटा दिया गया। क्या था? 19 मतलब ये सब संपत्ति रखने का अधिकार। हाँ हाँ, किस में था ये? संपत्ति रखने का अधिकार तो है, बट किस में आता था ये? अनुच्छेद 14 से 18 में 17 में आता। देखिए, ये आपका मूल अधिकारों में आता था, हाँ। संपत्ति का अधिकार। ठीक है, फिर क्या किया? अमेंडमेंट, संशोधन किया कि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, उसे क्या बनाया? लीगल राइट बनाया। ठीक है, तो मूल अधिकार में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। ठीक है, तो संपत्ति को अधिकार संपत्ति का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा के कानूनी या वैधानिक अधिकार बनाया। ठीक है, तो वो हमने कैसे किया? ऐसे चेंज कर दिया, कट कर दिया, दूसरा लिख दिया? नहीं, एक प्रॉपर प्रोसेस हुई, संशोधन हुआ। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि सोशलिस्ट, प्रियम्बल में पढ़ते हैं सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया, पढ़ते हैं? हाँ, तो ये सब चीज़ें जोड़ी जाती हैं जो संविधान में, या डिलीट की जाती हैं, वो किस प्रोसेस के तहत की जाती हैं? संशोधन के तहत। ठीक है, प्रॉपर बिल होता है, उस पर फिर डिस्कशन होता है लोकसभा राज्यसभा में, वो बिल के अकॉर्डिंग है कि कौन सा बिल है, कहाँ डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो संशोधन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो गया? कठोर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इसके ऑपोजिट एकात्मक में क्या होगा?
कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। कठोर है आपका और लचीला है। कठोर कहाँ है? फ्रांस, ठीक है। फ्लेक्सिबल लचीला कहाँ है? ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन नेबरिंग कंट्रीज़ ही हैं, ठीक है। बहुत राइवलरीज हुई हैं, हमेशा से हुई हैं। कोई भी डेवलपमेंट हुआ हो, दोनों देशों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पहले भी था और आज भी है, ब्रिटेन और फ्रांस। इंडिया में क्या सिस्टम है? मिक्स, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कि आपका मूल अधिकार का पार्ट है, तो उसमें संशोधन करना बहुत कठिन है, तो उस टाइम पे वो हमारा रिजिड हो गया, ठीक है। मूल अधिकार को छोड़ के या आपका बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के जितने भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ दो तो आराम से हम लोग, जैसे कि हमें किसी स्टेट का नाम दोबारा रिनेम करना है, ठीक है, दो स्टेट्स को हमें जोड़ना है, बाउंड्रीज को बढ़ाना है या कम करना है, या एक स्टेट के हमें टुकड़े करने हैं, टुकड़े का मतलब 2-3 स्टेट्स में उसे बांटना है, ठीक है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, आज वो एक अलग स्टेट है। तो इस टाइप के जितने भी प्रोविजंस होते हैं, इनके लिए संविधान में सिंपल तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम संशोधन कर लिया है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिया में मिक्स है दोनों चीज़ों का। यहाँ पे क्या है? जुडिशरी कैसी है? स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिखे, स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ कहाँ है? एग्जाम्पल बताइए। भारत में, अमेरिका में, हाँ, यूएसए में है, इंडिया में है, यूएसए, इंडिया, ठीक है। और यूनिटरी में क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे मे बी, हो सकती है, और मे नॉट बी, नहीं भी हो सकती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ नहीं है बताइए? ब्रिटेन में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बट पार्लियामेंट से सुप्रीम है, ठीक है। तो इसमें दोनों कंडीशन पॉसिबल है, बट यहाँ पे जुडिशरी सुप्रीम भी है और इंडिपेंडेंट भी है। भारत की जुडिशरी कैसी है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। संविधान कैसा है? सुप्रीम। कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 6 हो गए, ठीक है। जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, विधायिका, ठीक है, उसमें कितने सदन होते हैं भारत में? 2 सदन। यूएस में कितने सदन है? 2 सदन। ब्रिटेन में कितने सदन है? 2 सदन, ठीक है। तो वो क्या, वो हुआ आपका फेडरल
मतलब संघात्मक विशेषता। और जहाँ पे सिर्फ एक सदन है तो वो हुआ आपका एकात्मक यूनिटरी फीचर हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द्विसदनीय विधायिका। यहाँ पे दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। यहाँ पे बाई कैमरल भी हो सकती है और यूनिकैमरल भी हो सकती है। यानी कि जिसमें सिर्फ एक सदन हो। एक सदन कहाँ है आपका? चाइना में वन पार्टी सिस्टम है इसी, ठीक है। और आपका एक सदन भी है, सिंगल हाउस। एक सदनीय विधायिका। आपका कहाँ पे है ये? चीन में है। ठीक है, तो ये आपके फीचर्स हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं